इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की जंगबंदी, और वो जारी रखने पे मुत्तफ़िक़ हो गए हैं। सादिया, हमने सोचा था कि जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो अब सब वापस आ जाएंगे, बट देयर यू गो, ये है वो जॉइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने यह मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है और अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा के साबित ना होने पर वैसे तो पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था, ताहम तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में ही मौजूद है। बिल्कुल, तुर्की फैसल ये चाहता है कि इसकी मेज़बानी में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं ये नतीजा खेज़ साबित हो। एंड ऑन द अदर हैंड वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफ़गान वफ़द के इस दावे को मज़े का खेज़ करार दिया है और गैर मंतकी भी उन्होंने करार दिया है। ही सेड कि जो TTP के दहशतगर्द हैं वो अफ़गान सरज़मीन पर दरअसल पाकिस्तान पनाह गुज़ीन हैं जो अपने घरों को वापस जा रहे हैं। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाह गुज़ीन नहीं हो सकते, दहशतगर्द हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो अफ़गान वफ़द के बयान पर रद्द अमल दिया और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान और फिर अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये पर रद्द अमल देते हुए उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को अब नया फ़ोरम मुयस्सर होगा जहाँ दहशतगर्दी के सबूत पेश किए जा सकेंगे। And what else he had to say? अच्छा, अता तारड़ ने मजीद ये भी कहा कि जंगबंदी में अफ़गान तालिबान की जानिब से फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। अब ये जो है ये होंगी नहीं होंगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। राइट और इसी के साथ मेरे ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का भी बयान सामने आया एंड दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, और वो ये कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और इसके साथ साथ सबसे अहम बयान जो आया है वो आया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफ़गानिस्तान के साथ हमसाया है। बाय द वे सादिया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल पेशावर में थे और उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई क़बायली अमायदीन से। इस मौके पर उनका कहना था कि अफ़गान तालिबान हुकूमत ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द ग्रोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई के बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। तो जो हम इतने दिनों से कह रहे थे वो अब फ्रॉम दी माउथ जो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और बड़ा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे बात करना। तो चलिए इस पे अब ज़रा तज्जिया भी ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जिया एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। फैसल साहब, सुबह खैर सर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट पाकिस्तान इज़ टू द वर्ल्ड नाउ फैसल साहब, और ये कि ये मामला निमट गया था, ख़त्म हो गया था, ये जो टॉक्स वाला था, पाकिस्तान वाज सेट टू कम बैक, लेकिन फिर तुर्की ने दरख्वास्त की और उस दरख्वास्त को पाकिस्तान ने फिर अपने बरादर तुर्की जो है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब दोबारा से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। सो एक तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है और दूसरा ये कि अब फिर से मुज़ाकरात होंगे। जो पीछे हुए हैं दो, वो तो नाकाम हो गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है तीसरे चौथे राउंड से हमें? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। सुबह बखैर आप दोनों को भी और आपकी तवज्जुह से पूरी कौम को भी। देखिए, पाकिस्तान तो सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ किया है मुज़ाकरात में, और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा हमारा कई सालों से रहा है, जो हम अफ़गान तालिबान गवर्नमेंट को बताते रहे हैं कि भाई सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है आपसे। हम तो पेशेंस के साथ काम करते रहे हैं, डिप्लोमेसी को हम चांस देते रहे हैं। हमें पता है कि अफगानिस्तान की हमारे ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस कम है। उसके बावजूद हम कितने दहाइयों तक तो हम अफगान पनाह गुज़ीनों को पनाह देते रहे हैं, उनकी मेज़बानी करते रहे हैं, उनको बहुत सारे राइट्स हमने पाकिस्तान में दे दिए। तो हम तो ऑल आउट हैं अच्छे ताल्लुकात के लिए, और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जो कि जायज़ है, दुनिया ने उसको माना है, जो अभी सालिस हैं वो उसको मान रहे हैं। समझ नहीं आता कि अफ़गान तालिबान को इसको मानने में क्या कदगन है। देखिए, वो मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक को बशमूल पाकिस्तान ये बावर कराते रहे हैं, यकीन दहानी कराते रहे हैं कि जी हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं, लेकिन वो उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि उससे निबर्दाज़मा वो नहीं हो पा रहे। अब चीज़ों को मान लेना वर्बली एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड है कि आप ये लिख के बात करें हमारे साथ, मुआहिदा करें एक हमारे साथ, और इस पर अमल पैरा हो, हम आपका साथ देने को तैयार हैं।
हम आपके साथ मिल के काम करेंगे, उससे उनको घबराहट है। क्यों घबराहट है ये समझ नहीं आ रही। अब ये बयान जो आना है कि दरअसल जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद लोग हैं वो पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं जिनको पाकिस्तान TTP कह रहा है, ये नॉट जस्ट फ़नी, दिस इज़ क्रेज़ी बिकॉज़ हम मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे हैं, दहशतगर्दी आपके एंड से हमारे मुल्क में हो रही है और आप उसका सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पर उतारना चाहते हैं। देखें, उनसे ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि वो किस कैटेगरी के पनाहगुज़ीन में इनको डाल रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि जी ये तो पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन हमारे पास है। पनाहगुज़ीन तो किसी कुदरती आफत या किसी इंसानी हाथों से जो आफत आई होती है, जंग होती है, कोई इन्वेजन होता है, कोई ज़लज़ला होता है, सैलाब होता है, उसमें पनाहगुज़ीन होते हैं जो कि हिजरत करते हैं और दूसरे मुल्क में जाके रहते हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ है, कोई ज़लज़ला, सैलाब, कोई जंग हुई हो, कोई किसी ने बाहर से पाकिस्तान में जारियत की हो जिसकी वजह से इनको यहाँ से जाना पड़ा हो, तो ये कोई पनाह गुज़ीन नहीं है। अगर ये अपना असलहा और अपनी कार्रवाइयों को छोड़ दें तो पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान इनको ज़रूर आने देगा और अपनाएगा। लेकिन अगर ये अपनी कार्रवाइयाँ नहीं छोड़ना चाहते, अपना असलहा साथ रखना चाहते हैं और यहाँ आके कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं हमारे खिलाफ और पाकिस्तान की स्टेट को नहीं मानते, तो ये कौन से पाकिस्तानी पनाह गुज़ीन हैं? तो ये उनसे सवाल एक होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के पनाह गुज़ीन इनको बना रहे हैं। ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, ये दहशतगर्द हैं जो आपके मुल्क में हैं। ये एक चीज़ तो बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए। और जो 1 पॉइंट एजेंडा हमारा है कि जी आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये लोग अगर आपके पास रह भी रहे हैं तो इनको आपने सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देनी अपनी हमारे खिलाफ। राइट। दूसरी बात, जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, देन आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क। जो आपने कहा कि जी घबराहट है, कंफ्यूजन है, तो देखें ये तो हमारे वजीर दिफा ने भी कहा है कि इन्होंने अपनी डोरें दिल्ली के हाथ में दे दी हैं और वहाँ से ये ताने बाने मिलाए जा रहे हैं, वहाँ से ये हिलाई जा रही हैं। जो डायलॉग हो रहा था उसमें भी जो इनकी टीम थी उसके बारे में ये गालिब इम्कान था कि इनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं थी। ये तो हर चीज़ काबुल से पूछ रहे थे और काबुल से बिल्कुल एक नई चीज़ सामने आ जाती थी जिसकी वजह से मुज़ाकरात फिर एक नए दौर पे शुरू हो जाते थे। और काबुल में कौन उनको डिक्टेट कर रहा है, कौन उनको बता रहा है, सपोर्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, ये भी इसके बारे में भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसके भी ताने बाने जो हैं वो दिल्ली से मिल रहे थे। वहाँ पे इंडियन भारतीय इन्फ्लुएंस है तो वो जाहिर बात है कि उनको डिक्टेट कर रहा था या उनको एडवाइस कर रहा था। भारत स्पॉइलर है इसमें और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है वो बेहतर हो और यहाँ पे स्टेबिलिटी है, क्योंकि उसके हक में है कि पाकिस्तान को दो फ्रंट पे उलझाया जाए और इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसको डाइल्यूट किया जाए। Faisal sahab, we often say that there is no free lunch, you know, so Afghanistan obviously needs something from India. What is that something and for how long they can depend on that something? I mean, किसी स्कर्मिश के लिए, किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट आप CPEC मंसूबे का भी हिस्सा बन सकते थे, आप बन सकते हैं। रशिया के साथ, चाइना के साथ, ब्रिक्स में भी आप प्रॉबेबली कुछ इनपुट दे सकते हैं। I mean, like it's all about diplomacy, but why just India? देखिए, भारत ने वहाँ पे काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट के वादे भी किए हैं और एक मुल्क ये समझता है कि जी मुझे चाइना से भी पैसा मिल जाए, मुझे भारत से भी पैसा मिल जाए, मुझे अमेरिका से भी रेगुलर पैसा मिलता है, वो भी चलता रहे, मुझे यूरोप भी सपोर्ट करे, मुझे गल्फ़ के ममालिक भी सपोर्ट करें, तो पैसा आना तो किसी को बुरा नहीं लगता है। और जो भारत का पैसा आ रहा है उसके एवज़ अगर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं अपनी TTP पे, तो इसमें इनका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। TTP इनको तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इनको पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि इनको ये ख्याल करना चाहिए कि इनकी हमारे ऊपर डिपेंडेंस है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है और हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है अंडर UN कन्वेंशन कि हम इनको इनकी जो बाय सी ट्रेड है वो पहुंचाएं। इसीलिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से जाती है, वो ईरान से भी जाती है। लेकिन इनको ये शायद समझ नहीं है कि जो इनकी कैलकुलेशन है उसमें ये समझते हैं कि वो ट्रेड शायद इतनी इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट इनके इम्पोर्टेंट है। और उसके साहब इसको नटशेल में बंद करें तो इनमें वो सियासी समझबूझ नहीं है
ان میں وہ جنگجوؤں والی ہی فطرت ابھی تک ہے، بلکہ میں تو کہہ لوں مرسنریز ہیں، رینٹڈ آؤٹ مرسنریز ہیں، اور ان کو بھارت جو ہے وہ ان کا رینٹ دیتا رہے یہ کارروائیاں کرنے کی، اور وہ اس پہ چلتے رہیں، اس سے آگے بڑھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا جو ہے نا اس میں مطلب اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا اس طرح سے برملا جیسے آپ نے کہا ہے، کیونکہ وہ پھر بھی ایک حکومت ہے، اور وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں کابل میں، اور کابل سے ہی ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ تو وہ اگر اپنے لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور لوگ ان سے سہمت ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایسی بات کریں جس سے افغان جو لوگ ہیں وہ ہرٹ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو یہ جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں، اب کافی سالوں سے یہ حکومت میں ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ لیا ہوگا، تو اتنے بھی کوئی بچے نہیں ہیں یا اتنے بھی کوئی نابالغ نہیں ہے کہ یہ ان چیزوں کو نہ سمجھ سکیں اپنے اچھے برے کو، بٹ مجبوریاں ہیں ان کی۔ مجبوریوں میں سے ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ سارے افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے، اور مجبوریوں میں سے ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ان کو پیسہ چاہیے، اور وہ جہاں سے بھی جیسے بھی مل رہا ہے وہ یہ لے رہے ہیں، اور مجبوری یہ بھی ہے کہ اس پیسے کے عوض انہوں نے بھی کچھ دینا ہے، تو جو کچھ یہ دے سکتے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں۔ لیکن پھر what is the future of Afghanistan? Afghanistan being our border country, what is its future? I mean like کیا آئندہ 5 سال میں 6 سال میں you think کہ یہ جو گروپس ہیں یہ ایک ہو سکتے ہیں، سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، ڈائلاگ کر سکتے ہیں، الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے افغانستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے دنیا میں کیسے رہنا ہے اور دنیا سے فوائد کیسے اٹھانے۔ یہ جو ایڈ مل رہی ہے، گرانٹ مل رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ شاید اس انویسٹمنٹ اور اس خوشحالی کا ایک 1/10 ہوگا جو کہ افغانستان اگر دنیا کے اصولوں کے حساب سے چلے تو اس کو مل سکتا ہے۔ فار انسٹنس افغانستان ایک بہت بڑا لنک ہے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے بیچ میں، تو اگر یہ اس لنک کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیں، اپنے اندر اسٹیبلٹی لائیں، اپنے آپ کو دنیا سے منوائیں، دنیا کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں، اور دنیا ان کو تسلیم کرے، اور اس کے بعد یہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، اور سینٹرل ایشیا سے چیزیں ساؤتھ ایشیا اور پھر پاکستان کے تھرو یہ سمندر کے راستے پوری دنیا میں جائیں، تو افغانستان ایک بہت امپورٹنٹ کنڈوئٹ ہے اس علاقے میں جس سے وہ بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، کیا ہم نے اسی طرح رہنا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے رہنا ہے اور اس سے اپنا ملک چلانا ہے، یا ہم نے کوئی سیریس انویسٹمنٹ کی طرف جانا ہے، سیریس ریونیو کی طرف جانا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔